Good afternoon. First of all, I must wish you good luck for your success in mains exam. Today we are going to start a special series of lectures on judgment writing. Judgment writing basically is a skill that is not being taught anywhere, and we have to learn it from the judgments from the reports written by the old masters of this art. Who are the old masters? The judges of Honorable High Court and Honorable Supreme Court. Of course, from the district judiciary also. Now the judgments are on the servers. So judgment writing की स्किल आपको कहीं भी किसी भी तरह से पढ़ाई नहीं जाएगी और हमें इसे बहुत ध्यान से सीखना है. मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया की जितनी भी जुडिशियल सर्विसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर जुडिशियल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में वो आपकी जजमेंट राइटिंग स्किल्स देखना चाहते हैं और उन्होंने एग्जाम के अंदर काफ़ी सारा पोर्शन जजमेंट राइटिंग पर अलग अलग स्टेटमेंट डाला है, हालांकि वो डिफर करता है. यूपीपीसीएस जे में स्पेशल क्वेश्चन आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड जजमेंट राइटिंग फॉर सिविल लॉ. क्रिमिनल लॉ वाले पेपर में स्पेशल क्वेश्चन आता है फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड देन रिकॉर्डिंग ऑफ जजमेंट. क्योंकि क्रिमिनल में पहले आप चार्जेस फ्रेम करते हैं, उसके बाद आप जजमेंट रिकॉर्ड करते हैं. छत्तीसगढ़ में एक पूरा 100 नंबर का पेपर होता है जजमेंट राइटिंग पर, जिसमें 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं और उसमें होता है वही सेम पैटर्न, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ जजमेंट और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ जजमेंट फॉर द सिविल केस. एमपी जुडिशरी में भी जजमेंट राइटिंग पर एक कंप्लीट पेपर है और हमें उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के अलग क्वेश्चन है, अलग मार्क्स है, और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के अलग मार्क्स है और जजमेंट राइटिंग के अलग मार्क्स है. तमिलनाडु में तो 2 पेपर 100 मार्क्स के होते हैं. एक पेपर सिविल लॉ पर होता है, उसमें सिविल जजमेंट्स के लिए होता है 100 नंबर का, उसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं. और एक पेपर क्रिमिनल लॉ का था, लॉ पेपर 3, उसमें क्रिमिनल की केस से रिलेटेड जजमेंट. और आई टेल यू कि जब आप जजमेंट का क्वेश्चन लिखते हैं तो आपकी जजमेंट राइटिंग आंसर राइटिंग जैसी नहीं होती और आपकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट जो होती है, जो लिखने वाली, वो ये बताती है कि व्हाट काइंड ऑफ जज यू वुड बी जजमेंट में. कुछ बच्चों से मैंने ये सुना है कि वो अवॉइड कर देते हैं जजमेंट राइटिंग के लिए, क्यों दिमाग मारना है, चलो प्लेन राइटिंग कर देंगे, WS राइटिंग कर लेंगे. कंपल्सरी क्वेश्चन तो है नहीं यूपी में. लेकिन मुझे ये बताइए, प्लेन राइटिंग और WS राइटिंग कौन करते हैं? एडवोकेट्स. और आप परीक्षा किस चीज़ की देने जा रहे हो? जजमेंट की. अगर आप जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन को अवॉइड कर दोगे तो व्हाट इंप्रेशन इट विल गो दैट यू आर एस्केपिंग राइटिंग जजमेंट. तो जज बनने के बाद क्या करोगे? डेट देते जाओगे, जजमेंट नहीं करोगे. हाँ? और जजमेंट जो है ना, जज की स्पेशल स्किल है. बेसिकली जज को तनख्वाही जजमेंट राइटिंग की मिलती है. और उनकी परफॉर्मेंस चार्ट जो है, ACR लिखना. जो ACR है, ACR पता है क्या होती है? योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट
एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिस पर आपके आगे प्रमोशन और सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो ACR में मेनली दे सी क्वांटिटी ऑफ जजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ जजमेंट। डबल Q स्क्वायर, Q1 Q2, कितनी डिस्पोजल दी और क्वालिटी ऑफ जजमेंट क्या थी। तो मेन काम हमें ये स्किल हमें सीखनी है। अगर हम मेंस के एग्जाम में जा रहे हैं जुडिशरी के, हम ये देखते हैं कि दिल्ली जुडिशरी में स्पेसिफिकली वो नहीं लिखते हैं कि जजमेंट लिखो, लेकिन वह क्वेश्चन ही इस ढंग से फ्रेम होता है। फैक्ट्स देने के बाद लास्ट में लिखा होता है डिसाइड। डिसाइड मीन्स राइट जजमेंट। Generally, we go to write question answer. Judgment writing is not question answer. Answer writing is a separate pedestal. Or judgment writing is absolutely on the separate footing. तो हमें ये देखना है कि एक तो हमें जजमेंट राइटिंग से एस्केप नहीं करना है। अगर हम ये सोचेंगे ये क्वेश्चन नहीं करते जजमेंट राइटिंग का, इट इटसेल्फ विल गिव ए बैड इंप्रेशन। और हम सोचते हैं हमने इतना अच्छा पेपर लिखा तो हमारे को फिर भी अच्छे मार्क्स के आए, या वी कुडंट क्लियर इट। तो कभी कभी ऐसा होता है, दिस इंप्रेशन गोज नेगेटिव एंड वी शुड फर्स्ट गो टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन है जजमेंट राइटिंग। हमें उससे बचना नहीं है। जजमेंट राइटिंग आंसर राइटिंग से ज़्यादा आसान है, बट हमें स्किलफुली हमें ये जानना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जजमेंट होती क्या है, क्वालिटी कैसे हम मेंटेन करेंगे और क्या क्या चीज़ें पसंद की जाती हैं। जजमेंट राइटिंग में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि आवर जजमेंट इज टू बी स्क्रूटनाइज्ड एट 2 लेवल। सेकेंड, 2 अपील राइट्स है। हमारी जजमेंट लिखी जाएगी तो 2 हायर कोर्ट्स के द्वारा अपील में जाएगी और पढ़ी जाएगी। और कहाँ पढ़ी जाएगी? जिन क्लाइंट के लिए आप जजमेंट देंगे उनके वकील पढ़ेंगे, बिकॉज दे हैव टू गो फॉर द अपील। तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे, क्वालिटी ऑफ जजमेंट, उसके अंदर आपने फैक्ट्स कैसे अप्रिशिएट किया है, आपने लॉ कैसे अप्रिशिएट किया है, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे किया है, व्हाट इज योर अप्रिशिएशन ऑफ फैक्ट्स, व्हाट इज योर अप्रिशिएशन ऑफ लॉ, एंड हाउ डू यू पुट इट टू रीच टू द कंक्लूजन, राइट। इसलिए जजमेंट राइटिंग की स्किल हम ये जजमेंट सीरीज से अपने लेक्चर से पूरा ध्यान से देखेंगे। और आई एम कंप्लीटली गिव यू ए गारंटी कि आप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सीरीज ऑफ जजमेंट राइटिंग you would be happy that judgment writing is the easiest mode of answering, and we will have that skill to record judgment and in a very nice manner, so that complete paper should give a very good impression. And because I am being a former judge of experience of 30 years in judiciary at both the levels, lower court level and higher court level, so I will give you the complete idea about what the judgment is, what are the requirements of judgment, what is the good judgment, how we record the judgment, what are the stages of judgment, how we will take up that judgment question. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे जजमेंट राइटिंग में, हमारा जजमेंट राइटिंग का जो काम है, उस जजमेंट राइटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज जजमेंट, होती क्या है जजमेंट। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे व्हाट आर द
basic ingredients of judgment. And then हम देखेंगे what is good judgment. What is ratio descendi in a judgment, and we will see what are the guidelines of Honorable High Court and Supreme Court regarding writing judgment. Okay. उसके बाद हम ये देखेंगे कि what are do's and don'ts of judgment. And what are the stages of judgment. Or main heads of judgment. तो बेसिकली हमें जजमेंट राइटिंग ये जानने के बाद कि इट इज ए स्किल and it cannot be taught in any particular way. It is a skill, it has to be inculcated. कल्मिनेट करनी है, हमने अंदर डालनी है ताकि हमारे सामने जजमेंट आए. कोई भी केस लॉ, कोई भी केस आया, फैक्ट्स आए, हमने उस पर जजमेंट लिखना है, तो वी हैव टू बी वेरी स्किलफुल. तो हमें सबसे पहले जानना है जजमेंट क्या होती है, जजमेंट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं. इसमें हम देखेंगे कि सीपीसी में क्या क्या प्रोविजंस हैं, जिसमें लिखा है कि हमें जजमेंट में क्या क्या डालना है, और सीआरपीसी में जजमेंट लिखने के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. व्हाट इज गुड जजमेंट. जजमेंट भी पता चल गई, पर हमें ये जानना चाहिए कि गुड जजमेंट कब हो. आपने भी लिखा, दूसरे ने भी लिखा, तीसरे ने भी लिखा. मेंस का एग्जाम जो दे रहे हैं वो डबल दी सीट्स वाले बच्चे दे रहे हैं या 4 टाइम्स दे रहे हैं. उनमें से जो पास होंगे वो गुड पेपर पर ही होंगे. और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से जजमेंट. तो हमें गुड जजमेंट जाननी है कि गुड जजमेंट क्या है. आप लोगों को हैरानी होगी जान के कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एंड बहुत सारे सीजेआई एंड जजेस ने गुड जजमेंट की डेफिनेशन भी दे रखी है. बहुत सारे जजमेंट्स में गुड जजमेंट क्या होती है, रेशो डिसेंडाई क्या होता है जजमेंट में, ये हम देखेंगे. जजमेंट में क्या क्या गाइडलाइंस इशू हुई है जो हमें जजमेंट में करना है. गाइडलाइंस का मतलब ये दैट इज बाइंडिंग, वो तो हमें माननी ही है. तो हमारे को जजमेंट लिखते समय वो गाइडलाइंस भी देखनी है. फिर हमने देखना है कि डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या हमें जजमेंट में डालना चाहिए और क्या जजमेंट में नहीं डालना चाहिए. यानी कि जो डालना चाहिए वो अगर हमने नहीं डाला तो हमारे को नेगेटिव मार्क मिल जाएगा, और अगर हमारे को जो डालना नहीं चाहिए और हमने डाल दिया तो भी हमारी आंसर जो है वो अफेक्ट होगी मार्क्स से. और फिर हमने देखना है कि स्टेजेस क्या है जजमेंट लिखने की, हमें क्या क्या हेड्स बनाने हैं, कौन कौन से सब हेड्स हैं, और हमने कैसे प्रोसीड करना है. ओके. सी
जजमेंट होती क्या है, ऐसे अपने आप बताओ, व्हाट इज जजमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जजमेंट? उधर से पढ़ के नहीं बताना है, सोच के बताओ आपके हिसाब से जजमेंट है क्या, व्हाट इज जजमेंट, बोलो। डिसीजन जो डिस्प्यूट जो है खत्म कर सके। खत्म नहीं कर सके, डिसाइड कर सके। डिस्प्यूट को खत्म नहीं करता है जज, जजमेंट से डिस्प्यूट को डिसाइड करता है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट इज ओके। और बताइए, एनी अदर कॉमन parlance meaning? It is the opinion of the source. It is a judicial opinion of the judge over any legal question or legal issue. That is also true. और बताइए, anybody else? जजमेंट और डिसीजन में क्या फर्क है ये बताओ। आप लोगों ने जो दोनों बताया वो डिसीजन बताया, जजमेंट और डिसीजन में अंतर बताओ। डिसीजन भी फैक्ट्स पर ही होगा, हम किसी चीज में डिस्प्यूट होगा, उसका डिसीजन होगा तभी तो देंगे ना जजमेंट। देखिए, जजमेंट और डिसीजन में सिर्फ इतना फर्क है कि डिसीजन जो है वो कंक्लूजन है ट्रायल का, अक्यूज कन्विक्ट हुआ या अक्यूटल हुआ, ठीक है। राइट ए के फेवर में डिसाइड हुआ या बी के फेवर में डिसाइड हुआ, दैट इज ए डिसीजन, राइट। जजमेंट क्या है, इट इज ए रीजनड स्टेटमेंट, रीजनड प्रोनाउंसमेंट बेसिक। स्टेटमेंट तो हमने लिख दी बट इट इज ए प्रोनाउंसमेंट, इट इज प्रोनाउंस्ड and it is a reasoned pronouncement किसके द्वारा, जज के द्वारा। और कोई प्रोनाउंस करेगा रीजन प्रोनाउंसमेंट, दैट इज नॉट ए जजमेंट। जजमेंट वर्ड ही जज से रिलेटेड है, इट इज ए प्रोनाउंसमेंट बाय अ जज। ओके, किस चीज पर है, डिस्प्यूटेड लीगल क्वेश्चन पर। कौन से वाला, जो उसके सामने आर्ग्यू किया गया, क्लियर। तो हम डिसीजन इज ओके, डिसीजन और जजमेंट दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जब जजमेंट राइटिंग करनी है तो हमें क्या लिखना है, रीजेंट प्रोनाउंसमेंट लिखना है। सो इट इज ए टास्क। डिसीजन तो हम कह सकते हैं ए गलत है बी गलत है, ये कन्विक्टेड होना चाहिए ये होना चाहिए, वो एक अलग चीज हो गई, दैट इज ए डिसीजन। हमने सारे फैक्ट सुने, हमें लगा कि ए इज ओके, ए शुड विन, बी शुड विन, right, decree should be passed in favor of a, decision is okay, but the judgment is a big thing. Judgment is a reasoned pronouncement, ये रीजन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, रीजन प्रोनाउंसमेंट किस चीज पर, डिस्प्यूटेड लीगल क्वेश्चन पर। लीगल क्वेश्चन होना चाहिए और डिस्प्यूटेड होना चाहिए। मैंने जब सीपीसी कराई थी तो मैंने ये बताया था कि एडमिटेड फैक्ट्स पर जब जजमेंट होगी तो वो ऑन एडमिशन हो गई, लेकिन जब डिस्प्यूटेड पर होगा तो डिस्प्यूटेड में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट भी होगा एविडेंस भी होगा। जब दोनों डिस्प्यूट कर रहे हैं, ए कोई फैक्ट्स को असर्ट कर रहा है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है, तो हमें एविडेंस पर जाना पड़ेगा, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, देन ऑन एविडेंस वी हैव टू गिव द रीजेंड प्रोनाउंसमेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जजमेंट इज ए रीजेंड प्रोनाउंसमेंट बाय अ जज, जो कि जुडिशियल साइड पे बैठा है या नॉन कॉसी जुडिशियल साइड पे बैठा है, लेकिन वो जज की कुर्सी पे बैठा है। इट इज नॉट ए नॉर्मल स्टेटमेंट गिवन बाय एनी एसडीएम और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, इट इज ए प्रोनाउंसमेंट बाय जज, और ये लीगल क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन भी डिस्प्यूटेड, क्वेश्चन भी लीगल, लॉ से रिलेटेड। अभी लीगल क्वेश्चन क्या है ये मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। और ये कौन सा है, ये जजमेंट कब देगा, जो उसके सामने आर्ग्यू किया गया है,
हियरिंग बिफोर हिम, जब जज ट्रांसफर हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो गया, जजमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई, तो हमारे लॉ के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि दोबारा हियरिंग होगी उस जज के सामने जिसे जजमेंट देना, राइट। तो जजमेंट का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज ए रीजेंट प्रोनाउंसमेंट बाय अ जज on a disputed legal question argued before him. क्लियर। अब हम देखते हैं कि हम इसको और क्या कह सकते हैं जजमेंट को। ये एक तरह का लिटरेचर है, लिटरेरी कंपोजिशन है, ये एक लिटरेरी कंपोजिशन है, लिटरेचर की तरह हम जैसे लिखते हैं, कहते हैं ना कि उसकी पेन पावर बहुत अच्छी है, वो एक ही बात को बहुत सुंदरता से लिखता है, उसके आंसर में बड़ा दम है, जोर है। जजमेंट के साथ भी यही है, इट इज ए लिटरेरी कंपोजिशन, एक तरह का लिटरेचर है ये। हमारी कलम में लिखने की कला चाहिए, लेखन शैली चाहिए इसको लिखने के लिए। पर ये जो कंपोजिशन है लिटरेरी, ये होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कन्वेंशंस, इसके कुछ रूल्स हैं। ऐसे नहीं है कि बैठ गए, मूड आया, बढ़िया सी कविता लिखनी है, पोइट्री लिखनी है, प्रोज लिखना है, कुछ किसी पर लिखते हैं, बढ़िया सा आर्टिकल बनाना है। इट्स ए लिटरेरी कंपोजिशन, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कन्वेंशंस, रूल्स, जो हम अभी आगे देखेंगे कि सिविल केस में, सिविल ट्रायल में हमें वो कौन से कन्वेंशंस हैं हमें जो फॉलो करने हैं, और जो क्रिमिनल ट्रायल है उसमें हमने कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। दैट इज प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी, प्रोसीजर में दिया हुआ है बाकायदा। तो इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कन्वेंशंस, बैठकर जो मर्जी स्टोरी नहीं लिखनी है, वी आर बाउंड विद इन सर्टेन लिमिटेशंस। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो और इसका अपना स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट हो। कहते हैं ना वो बड़ा अच्छी जजमेंट लिखता है, उसकी जजमेंट पढ़ी तो मजा आ गया, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट होता है उसका। हम जब ये करेंगे और करेंगे, लेक्चर्स आगे आगे करते जाएंगे, फिर हम प्रैक्टिकल केस लॉ देखेंगे, प्रैक्टिकल केस देंगे आपको, और जब आपको टेस्ट सीरीज देंगे, जब आपको जजमेंट लिखने के लिए क्वेश्चन देंगे और आप जब लिखेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि इसमें कितना स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट था, कितना आपने कन्वेंशनल तरीके से लिखा है, कितनी खूबसूरती से इस आर्ट को, इस स्किल को अडॉप्ट किया है, राइट। तो इसके इट possesses its own characteristics and its own standards of merits. जजमेंट राइटिंग किसी भी जज की पर्सनैलिटी को झलकाती है। अब कभी कभी कहते हैं कि इस वाले इशू पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2000 पेज लिखे हैं, 1526 पेज की जजमेंट है। और सोचो कि 1526 पेज, 100, 150, 200 पेज तक की जजमेंट तो नॉर्मल सेशन कोर्ट में होती है, जहां थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। लेकिन 1000, 2000 पेज की जजमेंट, केशवानंद भारती का जो केस था, इट वॉज ए लॉन्ग वॉल्यूमस जजमेंट, 13 जजेस बेंच, every judge gave its own opinion and the majority opinion was taken as decision. Even minority opinion was also discussed, right? And it was 13-7-8-6. कमाल की बात है, ऐसी जजमेंट जिसमें 7 एक तरफ है और 6 एक तरफ है, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट वेटेज, सिर्फ एक वोट ने जजमेंट को इधर और उधर किया, contradicted two judicial opinions, two set of judicial opinions, the same weight, equal weight. See, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कराएंगे तब आपको ये बताएंगे कि what was that decisive opinion that decided the judgment that was relating to right to property. See, so it possesses its own characteristics and its own standards of merits. Okay.
तीसरी बात, इट इज एन आर्ट। मैंने कहा था ना ये स्किल है। अब कंपोजिशन भी आसान नहीं, इट इज एन आर्ट। ये जजमेंट राइटिंग जो है एक तरह का आर्ट है, बिल्कुल स्किलफुल होने की जरूरत है, उसमें बारीकी समझने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन पेपर उठाया आंसर लिखना शुरू कर दिया। बाकी क्वेश्चन सब्सटैंटिव लॉ है, बाकी क्वेश्चन है, यू कैन राइट एनीथिंग, बट द मोमेंट यू पुट योर एफर्ट्स फॉर राइटिंग ए गुड जजमेंट in your judiciary exam, it will definitely give you an edge on the positive side. So हम सब कुछ जानते हैं, पूरा लॉ अच्छा से पढ़ लिया, हमने सब कुछ लिख दिया, लेकिन जजमेंट वाला क्वेश्चन को हमें बहुत प्यार से लिखना है, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर पेपर में ही जजमेंट अवॉइड कर दिया तो फिर तो जिंदगी भर जजमेंट ही अवॉइड करते रहेंगे, राइट? दिस इंप्रेशन गोज। तो जो यूपी वाले बच्चे कभी कभी यूपी पीसीएस में जो दे रहे हैं जे में, वो कभी कभी ये सोचते हैं कि जजमेंट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, अगर निर्णय ही गलत हो गया तो 0 मिल जाएंगे। नो, आपका निर्णय भी सही होना चाहिए और आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए जजमेंट राइटिंग का। और मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, और आगे जिंदगी में भी वही आसान लगने वाला है जज बनने के बाद। तो ये एक आर्ट है। आर्ट ऑफ कंपोजिंग जजमेंट इज नॉट टॉट। इसके लिए कोई कहीं भी वो नहीं बनी है, किताब नहीं बनी है, ना ही कोई पर्टिकुलर लॉ का सब्जेक्ट बनाया गया है इसको। हालांकि मैं सोचती हूँ कि यूनिवर्सिटीज को जजमेंट राइटिंग भी एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, LLB LLM कोर्स भी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिलेटिंग टू द लीगल प्रोफेशन। चाहे कोई जज बने या एडवोकेट बने, जजमेंट तो देखनी ही है उसे। अगर अपील में भी जा रहा है तो भी उसे जजमेंट राइटिंग देखना पड़ेगा, राइट? आप ये देखिए कि आर्ट ऑफ कंपोजिंग जजमेंट इज नॉट टॉट एनीवेयर, बट ये हमें कहां से मिलती है? बाय प्रैक्टिस एंड बाय स्टडिंग क्या? मॉडल्स प्रोवाइडेड वेयर, जो रिपोर्ट्स होती हैं AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट केसेस, जहां जजमेंट्स रिकॉर्डेड हैं in innumerable volumes of the law reports, जहां पर ये पास्ट मास्टर्स के द्वारा जो लिखी गई जजमेंट्स हैं वो पता चलती है। पास्ट मास्टर्स मीन्स जजेस। कुछ जजेस जब रिटायर होते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, तो दे आर बीइंग नोन एज very good judgment writers. Justice Krishna Iyer, he is known as very good judgment writer. उन्होंने एक जजमेंट सुनील बत्रा में पैरेट लाइक कराए, इट वॉज ऑन दी इम्प्रिजनमेंट, एक पैरेट लाइक कराए। इस तरह के ब्यूटीफुल वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड, याद रहते हैं जो। फ्यू जजेज आर सच जिनकी पर्सनैलिटी उनकी जजमेंट से जानी जाती है। तो जो पास्ट मास्टर्स हैं जिन्होंने लिखे हैं अपने रिकॉर्ड्स इन्यूमरेबल रिपोर्ट्स में, उन रिपोर्ट्स में जब आप पढ़ते हो, जब आप कोई जजमेंट पढ़ोगे और उस रिपोर्ट में AIR या कुछ भी है, तो आप ये कहोगे वाह व्हाट ए वंडरफुल जजमेंट। अब वो गुड जजमेंट कैसी है, कैसे लिखी गई है, ये हम उसकी क्वालिटीज देखेंगे कि गुड जजमेंट कैसे बनेगी। तो जजमेंट में ये सब चीजें हमें ध्यान देना है कि जजमेंट रीजेंट प्रोनाउंसमेंट होती है जो एक जज किसी लीगल डिस्प्यूटेड लीगल क्वेश्चन पे करता है आफ्टर हियरिंग। हियरिंग इज मस्ट, राइट? कहते हैं ना व्हाट इज द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तो कोर्ट के सामने क्या होता है? हियरिंग होती है। एवरी डेट इज ए डेट ऑफ हियरिंग। आफ्टर हियरिंग whatever is being recorded, pronouncement, that is a judgment. जजमेंट की कुछ तरह, ये एक तरह का लिटरेरी कंपोजिशन है। ये लिटरेरी क्यों है ये मैं आगे बताऊंगी।
और ये कंपोजिशन कुछ कन्वेंशंस पर बेस्ड है, जिसमें कि हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है वो देखनी पड़ती है। और हम ये देखते हैं कि जजमेंट एक तरह की आर्ट है, स्किलफुल आर्ट है, हमें इसकी स्किल को अडॉप्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम जज बनेंगे तो हमें यही काम करना है, बाकी सारे काम तो वकील साहब करते हैं। जज साहब क्या करते हैं? 2 काम, हियरिंग, जजमेंट और ऑर्डर्स, राइट? मेन काम यही है। जजमेंट जीस्ट होता है जस्टिस का। जब जजमेंट बाहर निकलती है तो एकदम वहां निकलती है, क्या न्याय किया है, कितना बढ़िया न्याय हुआ है, राइट? तो एक पायस जॉब है, एक बिल्कुल अमृत की तरह प्योर, और वो वर्ड्स में कंपोजिशन करके निचोड़ निकाला होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम करेंगे। इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है जजमेंट का? इसका डिक्शनरी मीनिंग है, इट्स ए कोर्ट फाइनल डिटर्मिनेशन। कोर्ट का फाइनल डिटर्मिनेशन, किसी भी केस का जो फाइनल डिटर्मिनेशन है कोर्ट का। मैंने कहा था जजमेंट इज टू बी रिटन बाय जज, तो किसी भी कोर्ट का फाइनल डिटर्मिनेशन इज ए जजमेंट। ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है। इट्स ए कोर्ट्स फाइनल डिटर्मिनेशन, किस चीज का? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज, किन की? पार्टीज की, जो एक केस में आई है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज इन ए केस। जज अपने आप से किसी चीज का जजमेंट नहीं दे देगा। एक केस होगा, कोर्ट में आएगा, राइट और ड्यूटीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको डिटरमिन करेंगे, और फाइनल डिटर्मिनेशन जो होता है कोर्ट्स का, किसी भी कोर्ट का, उसे हम जजमेंट कहते हैं। हमारी डिक्शनरी ये कहती है। ओके, अब इस जजमेंट में डिक्री भी इंक्लूड होती है और ऑर्डर्स भी इंक्लूड होते हैं। और डिक्री और ऑर्डर कौन से? जिनसे अपील लाई करती है, यानी फाइनल ऑर्डर्स और फाइनल डिक्री, जिनसे अपील लाई करती है, फॉर विच अपील लाइज। और कितना अपील राइट है हमारे पास? 2 अपील राइट, 2 अपील राइट। तो वो फाइनल डिटर्मिनेशन जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिटरमिन किया जाता है और पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिटरमिन करते हैं, और एक पर्टिकुलर डिक्री या ऑर्डर पर पहुंचते हैं। ये डेफिनेशन है ब्लैक्स लॉ मैरी। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम जजमेंट के असली जो उसका रूप है, जजमेंट एक्चुअली है क्या, उसको जान जाए। ये जानने के बाद जब हम जजमेंट रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें दिमाग में ये सब चीजें आएंगी कि हमें फाइनल डिटर्मिनेशन करना है राइट्स एंड लायबिलिटीज का। इट इज ए लिटरेरी कंपोजिशन, तो ब्यूटीफुली लिखा होना चाहिए। ये एक रीजन्ड होना चाहिए प्रोनाउंसमेंट। हम जो भी डिटर्मिनेशन कर रहे हैं फाइनल, उसका रीजनिंग हमें देना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम अगर जजमेंट के शेप को, जजमेंट की शक्ल को, जजमेंट के बारे में सब जान जाएंगे तो हम जजमेंट राइटिंग को बड़े प्यार से करेंगे। ये हम सीरीज पहले जजमेंट के पूरे स्वरूप को समझ लेते हैं, उसके बाद हम केस वाइज एक केस टेकअप करेंगे और आप ही लोगों से पूछेंगे कि हमने क्या सीखा था जजमेंट का। फिर आप बताते जाओगे खुद ही कि ऐसे ऐसे लिखना है हमें। अपने आप ही हमारे अंदर घुस जाएगा कि जजमेंट का मतलब ये है।
और जैसे ही क्वेश्चन आएगा जजमेंट राइटिंग का तो एकदम से मन जाएगा कि पहले यही काम करना है, पहले यही कर लेते हैं। पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हम इसके स्वरूप को जान लिया हमने कि ये जजमेंट होता क्या है, राइट। अपील है तो हमारे दिमाग में आएगा, जजमेंट लिखते समय याद रखना है कि हमारा ये लिखा हुआ हमारे तक नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा, हायर कोर्ट्स में जाएगा, टू हायर कोर्ट्स में, हायर में देन हायर। तो वहां भी दे आर मोर हायर विजडम, they will see your wisdom and they may appreciate, they may say court was in error and it will affect your judicial service, right। तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पकड़ना इस आर्ट को, ठीक है। इंग्लिश लॉ क्या कहता है, देखिए हम सारा का सारा इंडियन लॉ जो है बेसिकली इंग्लिश लॉ है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि बेसिकली इंग्लिश लॉ के हिसाब से जजमेंट क्या चीज थी। इंग्लिश लॉ के हिसाब से आपको अगर पता होगा, जब हमारे यहाँ अगर इंडियन लीगल हिस्ट्री याद आएगी आप लोगों को, जब इंडिया में कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुई, पहले भी सदर अदालतें और ये सब होती थी, लेकिन जब इंग्लिश लॉ आया, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जो कोर्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, प्रेसिडेंशियल कोर्ट क्रिएट हुई, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, राइट। वहां पे उनके कोर्ट के जजेस को क्या बोलते थे, लॉर्ड्स, राइट। और वहां जो एडवोकेट पेश होते थे उनको कहते थे बैरिस्टर्स एट लॉ, दे वर लॉर्ड्स एट लॉ, एंड जो पेश कर रहे हैं वो होते थे बैरिस्टर्स एट लॉ। और उन कोर्ट्स के सामने वही बैरिस्टर्स एट लॉ पेश हो पाते थे जो इंग्लिश लॉ स्कूल से डिग्री लेकर आते थे, राइट। अब तो हमारे पास एडवोकेट एक्ट है 1961, और वहां से उसके हिसाब से हम LLB की डिग्री करते हैं, फिर लाइसेंस लेते हैं, देन वी बिकम लॉयर और जज। उस समय लॉर्ड्स, तो उनके हिसाब से जजमेंट क्या था, इट वॉज ए जुडिशियल ओपिनियन ऑफ लॉर्ड्स। सो इनके हिसाब से इट इज एन ओपिनियन डिलीवर्ड बाय ए मेंबर ऑफ अपीलेट कमेटी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसको कहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कमेटी भी मतलब कोर्ट्स भी और अपीलेट कोर्ट्स भी, तो उन्हें कहते थे अपीलेट कमेटी मीन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इट वाज लॉर्ड्स जुडिशियल ओपिनियन। व्हाट वाज ए जजमेंट, इट वाज लॉर्ड्स जुडिशियल ओपिनियन, जजमेंट वाज लॉर्ड्स जुडिशियल ओपिनियन। एक चीज और ख्याल रखिएगा, जजमेंट की डेफिनेशन में जी के बाद ई नहीं आता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग गलत मत लिखना। ये जज और मेंट नहीं है, इट्स ए जजमेंट, ओके। ये छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसी गलती थोड़ा सा बैड इंप्रेशन करती है। जज के पास तो कलम ही है ना खूबसूरती से लिखने के लिए, उसके एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देखा है, इतनी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी गड़बड़ हो सकती है। तो इट इज ए लॉर्ड्स ओपिनियन। तो व्हाट इज ए जजमेंट, इट इज ए लॉर्ड्स ओपिनियन। कौन सा लॉर्ड्स, लॉ लॉर्ड्स, ओके, जो लॉ वाली साइड पे बैठे हैं। दे मे बी ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑल्सो, बट दिस इज जुडिशियल ओपिनियन ऑफ लॉ लॉर्ड्स। वहां क्या होता था, इंग्लिश लॉ बेसिकली बेस्ड ऑन वन थिंग, कोर्ट में लोग किस लिए जाते थे, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। लॉ सूट वॉज एन एक्शन फॉर व्हाट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। ये माना जाता है कि एक तरफ राइट है एक बंदे के पास और दूसरे बंदे के पास कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, राइट। तो एक बंदा एक्शन लेगा क्लेम के लिए, कब, जब उसका राइट इन्फ्रिंज होगा। उसको राइट इन्फ्रिंज को कहते हैं इंजरी। तो एन एक्शन टेकन अगेंस्ट
इन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। तो इसीलिए इंग्लिश लॉ के हिसाब से एन एक्शन इज इंस्टीट्यूटेड, कब इंस्टीट्यूटेड किया जाएगा, सूट कब लगेगा या केस कब लगेगा, जब कोई किस काम के लिए, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ए राइट और रिड्रेसल ऑफ एन इंजरी, injury also infringement of right. It may be in criminal action also. तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से लॉ सूट जो होता है वो किसी राइट को इन्फोर्स करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अभी हमने पहले भी देखा कि इट इज ए रीजेंट प्रोनाउंसमेंट फॉर डिस्प्यूटेड लीगल क्वेश्चन, राइट। इंग्लिश लॉ के हिसाब से ये माना जाता है कि एक्शन इन द कोर्ट वुड बी इंस्टीट्यूटेड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ए राइट अगेंस्ट द पर्सन हु हैज इन्फ्रिंज्ड हिज राइट, हिज और हर राइट, और फॉर रिड्रेसल ऑफ एन इंजरी, क्रिमिनल एक्शन में। ठीक है, तो इनके इंग्लिश लॉ के हिसाब से जजमेंट इज ए लॉर्ड्स जुडिशियल ओपिनियन, और डिस्प्यूट क्या होता है उनके हिसाब से, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट एंड एक्शन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दैट राइट। इसके लिए अब इनके हिसाब से जजमेंट क्या हुई, इंग्लिश लॉ के हिसाब से इट इज द कल्मिनेशन ऑफ एक्शन डिक्लेयर्स, कल्मिनेशन ऑफ एक्शन, उस एक्शन के बारे में क्या डिटर्मिनेशन हुआ, या तो वो जो जजमेंट है वो डिक्लेयर करेगी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दैट राइट, ठीक है, या तो वो डिक्लेयर करेगी एग्जिस्टेंस ऑफ दैट राइट जिस राइट के लिए क्वेश्चन हुआ है, तो जजमेंट इज ए कल्मिनेशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच राइट, और या वो रिकॉग्नाइज करेगी कमीशन ऑफ इंजरी। जजमेंट क्या करेगी, कोई भी डॉक्यूमेंट जो या तो डिक्लेयर करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ राइट या नेगेट करेगा उसको कि नो यू आर नॉट हैविंग दैट राइट, तो डिसमिसल। तो उनके हिसाब से, इंग्लिश लॉ के हिसाब से जजमेंट एक ऐसा कल्मिनेशन है, इट इज कल्मिनेशन ऑफ द एक्शन दैट डिक्लेयर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, द कमीशन ऑफ द इंजरी और नेगेटिव्स ऑफ द एलिगेशंस रेज्ड बाय हिम। ठीक है, या वो नेगेट करेंगे कि नो योर एलिगेशंस आर रॉन्ग, कि तुम्हारा राइट को इन्फ्रिंज किया ये गलत बात है, योर लॉ सूट इज डिसमिस्ड, या वो कहेंगे यस योर राइट एग्जिस्ट एंड यू नीड टू हैव योर डिक्री, और दे मे नेगेट द एलिगेशंस दैट एलिगेशंस आर रॉन्ग। तो उनके हिसाब से जजमेंट जो है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि लॉ सूट्स जब भी आते हैं किसी राइट को क्वेश्चन करने के लिए आते हैं अगर राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इसलिए उनके हिसाब से जजमेंट वो कल्मिनेशन है, एट द कल्मिनेशन ऑफ एक्शन दैट डिक्लेयर्स ईदर द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट और कमीशन ऑफ द इंजरी और नेगेटिव्स ऑफ द एलिगेशंस ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी मीनिंग भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि जनरल ओपिनियन क्या है जजमेंट के बारे में, जजमेंट की शक्ल कैसी है, जजमेंट बेसिकली होता क्या है, और जजमेंट इंग्लिश लॉ के हिसाब से किस चीज़ को जजमेंट मानते हैं। और हम आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे हम देखेंगे सीपीसी के हिसाब से जजमेंट में क्या क्या आना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जजमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या उसके डूज एंड डोंट्स हैं, राइट। अब इसी को इन्होंने नेगेटिव सेंस में भी लिखा है, बट एज नो राइट कैन एग्जिस्ट विदाउट ए कोरिलेटेड ड्यूटी। एक राइट है ए का और बी के पास उसके पास कोरस्पोंडिंग ड्यूटी है, उस ड्यूटी के अगेंस्ट राइट है, राइट के अगेंस्ट ड्यूटी है, कोरस्पोंडिंग ड्यूटी। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू मेक अमेंड्स, अगर आपने, आपकी ड्यूटी है कि इसके राइट को प्रोटेक्ट करो और अपने एक्ट को अमेंड करो अगर गड़बड़ कर दिया तो,
द जजमेंट नेसेसरली क्या काम करती है, ये अफर्म करती है या डिनाई करती है दैट सच ड्यूटी एग्जिस्ट और सच लाइबिलिटी रेस्ट। क्लियर? ए अपने राइट की इन्फ्रिंजमेंट के लिए लॉ सूट डालता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जजमेंट एक तो कल्मिनेट करती है, डिक्लेयर करती है, एग्जिस्ट करता है राइट, या एलिगेशन को डिनाई करता है। दूसरा ये क्या करता है कि ये इस बात को करेगा कि या तो वो जजमेंट अफर्म करेगी उस राइट को या ड्यूटी को, या डिनाई करेगी कि उसकी ड्यूटी है कि नहीं। यस यू हैव दैट राइट एंड यू नीड टू हैव अ क्लेम अगेंस्ट दैट राइट, या फिर डिनाई करेंगे कि नो वी वाज नॉट हैविंग दैट ड्यूटी, सो सॉरी योर सूट स्टैंड्स डिसमिस्ड। तो इस तरह से जजमेंट इन दोनों इश्यूज को, राइट एंड लायबिलिटी के क्वेश्चन को, कौन सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को सेट एट रेस्ट करती है। आपने अभी भी देखा होगा कि पुरानी फिल्मों में या कहीं भी जहां लॉ का कोई वो चलता था, लास्ट में वकील साहब क्या बोलते हैं, आई रेस्ट माई केस हेयर लॉर्डशिप, आई रेस्ट माई केस। तो आपको लगता है कि रेस्ट वर्ड कहां से आता है, कि आराम करवा रहा है ये केस को? नो, रेस्ट इज इलीगल वर्ड। तो जजमेंट क्या करेगी, वो इन दोनों चीजों में से इधर अफर्म करेगी और इधर डिनाई करेगी। तो ये माना जाता है इंग्लिश लॉ के हिसाब से कि इट इज ए डिटर्मिनेशन ऑफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट और एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और डिनायल ऑफ राइट और एग्जिस्टेंस ऑफ द ड्यूटी और डिनायल ऑफ दैट ड्यूटी। क्लियर? आई सपोज किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम जजमेंट के सारे पहलू को देख लेते हैं ताकि जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है। हमारे आंसर में अगर ये सब चीजें नहीं आई तो फिर जजमेंट नहीं है। ये सब करने के बाद हम जाएंगे गुड जजमेंट किसको कहते हैं। अभी तो हमने देखा जजमेंट का खाका क्या है, जजमेंट के अंदर क्या क्या घुसा सकते हैं, इसकी जैकेट में क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली इसकी शक्ल कैसी है, जजमेंट राइटिंग होती क्या है, जजमेंट है क्या चीज, तब हम उसे राइट करना शुरू करेंगे। अब देखिए हम चलते हैं आगे। प्री रिक्विजिट क्या है जजमेंट की? सबसे पहली नेसेसरी चीजें क्या क्या हैं हमें ये पता होना चाहिए। जब हमें ये पता चल जाएगा कि जजमेंट में क्या क्या चीजें जरूरी है तो हमारी कलम उसी हिसाब से चलेगी, क्योंकि जब हम सारे प्री रिक्विजिट लिख देंगे, हमें पता होंगे, तो हम उस हिसाब से जजमेंट का आंसर लिखेंगे, जजमेंट वाले क्वेश्चन का। इसीलिए मैंने जजमेंट राइटिंग की सीरीज में पहला लेक्चर इसी बात का रखा है कि हम उस जजमेंट की शक्ल को पहचान लें, उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो हम समझ लें। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं, कैसे हमें जजमेंट लिखनी है। और जब हमें ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम एक एक केस पकड़ेंगे और एक एक केस का लिखेंगे, फिर तुम लोगों से भी करवाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या भूल गए या क्या अच्छा लिखा है। ऐसा नहीं है, अप्रिशिएशन भी होगी। ठीक है, हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है प्री रिक्विजिट जो जजमेंट होनी चाहिए, सबसे पहले हमने एक वर्ड यूज किया था रीजेंट प्रोनाउंसमेंट। तो सबसे बड़ी उसमें जो अल्टीमेट प्री रिक्विजिट है वो क्या है, रीजंस। क्यों पहुंचे हम इस कंक्लूजन पे, किस चीज ने हमें कंपेल किया, जज माइंड, जुडिशियल माइंड। जज के माइंड में ऐसा क्यों आया कि ए विंस द केस और ए लूजेस द केस। तो हमें जुडिशियल माइंड, जज माइंड, उसके पीछे रीजन होता है, सबसे बड़ा वर्ड है रीजन। तो देखिए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग बाय विच द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन। हमें जजमेंट में क्या करना है, कंक्लूजन लाना है।
हमारा मेन काम है अल्टीमेट कंक्लूजन देना। तो जजमेंट की प्रीरिक्विजिट है प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। ए ने कहा आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन हमें एस्टेब्लिश करना है अगर ये इशू हुआ है, इसको डिस्प्यूट किया गया, नो ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बोथ द पार्टी से, वन से आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अदर पार्टी सेज आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, he disputes your ownership. Then the basic question is, we will conclude whether he was the owner of the property or not. Then we have to go through the process of reasoning. Why he says that he is the owner? Why he says that he is not the owner? तो बेसिकली जैसे हम कभी कभी बाहर निकलते हैं तो हम भाषा में बोलते हैं जज ने ऐसा फैसला क्यों कर दिया। क्यों मीन्स रीजनिंग। तो जजमेंट इज ए बेसिकली प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। अगर हमारे आंसर में रीजनिंग आई ही नहीं, हमने फटाफट वहां से फैक्ट्स उतारे, फिर उसके जवाब उतारे, लास्ट में लिख दिया ए विंस द केस, रीजनिंग भूल गए और एग्जामिनर ने क्या किया, बड़ा वाला अंडा दे दिया, है ना। क्यों? क्योंकि गोले के अंदर कुछ था ही नहीं रीजनिंग तो थी ही नहीं, जजमेंट कहाँ है भाई। इसलिए मैंने कहा जजमेंट राइटिंग और आंसर राइटिंग दो अलग अलग चीजें हैं। और जब हम जज बन जाते हैं और जजमेंट राइटिंग करते हैं तो हमारे अंदर अंदर पर्सनैलिटी में एक चीज आती है जजमेंट करने की। किसी से बात करेंगे तो उसकी बात को भी जज करेंगे, उस व्यक्ति को भी जज करेंगे। वो झूठ बोलेगा तो एकदम पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है, उसे तो पता नहीं चलेगा कि जज को पता चल गया। तो जज जब हम बन जाते हैं तो एक हमारे अंदर एक ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ भी काम होगा, कहीं कुछ परचेज भी करने गए तो एकदम से रीजनिंग शुरू हो जाएगी। अभी 5 रुपए बोल रहा था, अब ये 7 रुपए बोल रहा है, अब ये 9 रुपए क्यों बोल रहा है। तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक पर्सनैलिटी इनकल्ट बन जाती है ये चीज। तो हमें प्रोसेस ऑफ रीजनिंग पर जाना है। और जजमेंट करने वाला, जज करने वाला बंदा एक बहुत रीजन्ड पर्सन बन जाता है, मैच्योर है, बड़ी समझदारी से बात करता है। तो दिस इज ए बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोसेस। सो प्रोसेस ऑफ रीजनिंग बाय विच कोर्ट्स कम टू द कंक्लूजन एंड डिक्रीज द सूट, इसका प्रीरिक्विजिट क्या है, इट शुड बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द जजमेंट। तो फर्स्ट ingredient is reflection of process of reasoning. That has led to the conclusion. Prerequisite of judgment is हमारे डिटर्मिनेशन से, हमारे कंक्लूजन से ये दिखना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को अप्लाई किया गया है। ए ने कहा आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हम ये कह रहे हैं कि बी ने उसको डिनाई किया है। ए ने अपनी बात को रखने के लिए कि वो ओनर है ये डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट पेश की गई है कि ये प्रॉपर्टी एक्स से वाई के पास गई, वाई से क्यू के पास गई, क्यू से आर के पास गई और बाद में इसके पास आई। तो देयर इज ए कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि एग्जिबिट हुए कोर्ट के सामने। जो डिनाई कर रहा है वो ऐसा कुछ भी पेश नहीं कर सका जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जजमेंट के अंदर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। जब हम लिखते हैं फ्रॉम द ऑकुलर एविडेंस along with documentary evidence it is being established that A is the owner of the property because A has stated that I am of the owner of the property since such and such date. He has produced certain documents to support and the other party could not contradict it. तो this is a process of reasoning. तो जब हम जजमेंट लिखेंगे तो प्री रिक्विजिट ऑफ जजमेंट क्या है कि आपका प्रोसेस ऑफ रीजनिंग रिफ्लेक्ट होना चाहिए क्लियरली, क्लियर रिफ्लेक्टेड, क्लियरली क्लियर रिफ्लेक्शन आपकी जजमेंट में, राइट।
अब हम देखते हैं सेकंड क्वालिटी क्या है। जजमेंट एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टीज के लिए और जज के लिए भी। पार्टीज के लिए तो जरूरी डॉक्यूमेंट है ही, क्योंकि उनका राइट और उनका ड्यूटीज डिसाइड हुई है, उससे डिटरमिन हुई है, उनका वैल्यूएबल राइट डिसाइड हुआ है, राइट। और इसलिए ये रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ उसकी जजमेंट होना चाहिए। पार्टीज को ये पता होना चाहिए कि अगर मिस्टर ए पार्टी के लिए कुछ डिसाइड हुआ है तो उसके सपोर्ट में क्या रीजन दिए गए हैं उस जजमेंट में। तो क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दोनों पार्टीज के लिए भी जरूरी है, नॉट फॉर टुडे बट इट इज फॉर फ्यूचर, उसे और अथॉरिटीज के सामने दिखाना पड़ सकता है, उस डॉक्यूमेंट को, उस जजमेंट को आगे फर्दर सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए दिखाना पड़ सकता है, जज के लिए भी जरूरी है। नहीं तो अगर जजमेंट में रीजनिंग नहीं लिखी तो पार्टी जिसके फेवर में डिसाइड हुआ वो कहेगा कि देखा ये दिवाली बोनंजा मुझे मेरे तो फेवर में डिसाइड हो गया, और जिसके नहीं हुआ वो कहेगा कि जज ने किस बेसिस पर कर दिया। बेसिस इज बेसिकली द रीजन सपोर्टिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, राइट। तो रीजन इसलिए जरूरी है, तो ये प्री रिक्विजिट है। पहली बात क्लैरिटी होनी चाहिए रीजन की, ऐसा नहीं है यहां तक चले ए ने ऐसे ऐसे कहा है, फिर कहा सी ने ऐसे बात कह दी, फिर डी ने ये कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं ए जीत जाता है। नहीं, क्लैरिटी। चारों ने अपनी अपनी बातें कह दी, हमने चारों बातें लिख दी, नीचे लिख दिया ए विंस, ऐसा नहीं चलेगा। हमें क्लैरिटी ऑफ रीजन देना पड़ेगा, कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये बात कही गई है तो ये क्यों कही गई है, ये क्यों कही गई है, तो इससे क्या रिजल्ट ड्रॉ हुआ, और अगर इससे ये रिजल्ट ड्रॉ हुआ तो कंक्लूजन क्यों ड्रॉ हुआ। दूसरी बात, रीजन इसलिए भी जरूरी है कि रीजन किस पार्टी के सपोर्ट में हमने जजमेंट दिया है, तो उस पार्टी के सपोर्ट में क्या क्या अवेलेबल था तुम्हारे पास। तो ये दोनों पार्टीज के लिए भी जरूरी है, और वैसे भी वो रीजन जजमेंट जो है दैट विल गो इन द अपील ऑल्सो टू अपील, राइट, वहां भी तो जाएगा। दे विल सी बाय द जज हैज डिसाइडेड लाइक दिस, बैठे बैठे सपने में आया कि भाई ये कर दो। हम लोगों ने, जब हम लोगों की जुडिशियल ट्रेनिंग हो रही थी तो हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज ने जब जजमेंट राइटिंग शुरू की बतानी, तो उन्होंने एक जोक सुनाया। उन्होंने बोला कि एक नवाब साहब थे, उनको जजमेंट के लिए बिठा दिया कि चलो भाई कुछ दिन वो जो है कोर्ट के जो काजी साहब हैं, पहले सदर अदालतों में होते थे, वो छुट्टी पर है तो नवाब साहब को देते हैं कुछ केस। उनके सामने केस आई तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, ताश के पत्तों की तरह ऐसे ऐसे फाइलें आगे पीछे करी, फिर आधे इधर कर दिया, आधे इधर करने लगे, आधे वाले एक्यूटल, आधे वाले कन्विक्टेड, आधे वालों को डिग्री, आधे वालों को फेल, डिसमिस। ये हमें जोक सुनाया गया था ये बताने के लिए कि ये जोक क्यों है, क्योंकि जजमेंट ऐसे नहीं हो सकती है। ये थोड़ी ना बैठे बैठे मूड आया चलो भाई इसको डिसमिस कर देते, है ना। या वकील साहब सोचे कि जज साहब को क्या फर्क पड़ता है, बेल दे देंगे, हम भी खुश, जज साहब भी खुश, और क्लाइंट तो खुश है। तो ये बात नहीं है। एवरीथिंग, जज के किसी भी वर्डिक्ट को एब्सोल्युटली रीजन होना है, और उसकी रीजनिंग क्लियरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और वो रीजनिंग के साथ सपोर्ट होना चाहिए। दिस इज प्री रिक्विजिट ऑफ जजमेंट। इस तीसरी चीज है क्लियर थिंकिंग। सेकंड थिंग इज सपोर्ट, सपोर्टिंग मटेरियल फॉर रीजनिंग, फॉर रीजन्स, ओके। और थर्ड थिंग है क्लियर थिंकिंग। थर्ड थिंग इज क्लियर थिंकिंग। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जजमेंट में ही कंफ्यूजन है तो कंक्लूजन कैसे पता चलेगा। तो ये प्री रिक्विजिट है, रीजन होना चाहिए, रीजन के सपोर्ट में
सपोर्टिंग रीजन होने चाहिए और क्लियर थिंकिंग होना चाहिए। सारी चीज पढ़ने के बाद जज को क्लियर थिंकिंग हो कि वो करने क्या जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसने ये बात कही बड़ी अच्छी लगी, इसने भी ये बात कह दी ये भी बड़ी अच्छी लगी है, इधर के वकील साहब आए बड़ी अच्छी बात बताई, बिल्कुल सही लग रहा है, बी वाले आए हाँ ये बड़ी अच्छी बात बताई, अब समझ में नहीं आ रहा दोनों में से कौन सा अच्छा, बीच में कर देते हैं, थोड़े ये अच्छे थोड़े ये अच्छे। ऐसा नहीं है। क्लियर थिंकिंग, हियरिंग हो गई, दोनों ने बता दिया क्या करना है, और क्लियर थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है जजमेंट के लिए। जज की जब तक क्लियर थिंकिंग नहीं होगी वो क्लियर जजमेंट पर, रीजनिंग पर, डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज पर नहीं पहुंच सकता। कंक्लूजन कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता, होना चाहिए। अगर हमारी थिंकिंग क्लियर नहीं होगी तो हमारा कंक्लूजन भी करेक्ट नहीं होगा। डिलेमा, कभी कभी आपने सुना होगा जज को डिलेमा हो गया, क्या डिसाइड करूं, ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है। नो, बिफोर गोइंग टू द कंक्लूजन क्लियर थिंकिंग इज मस्ट। सारी चीजें समझो, सारी चीजें जानो, देन अप्लाई द लॉ। हमारे ओल्ड मास्टर्स क्या कह गए इन सिचुएशंस में, यानी कि बाइंडिंग जजमेंट्स, अप्लाई दैट विद द फैक्ट्स, then go for the clear thinking and then decide. So third main factor is prerequisite of a judgment is clear thinking, clearly expressed judgment. अब हमारे को रीजनिंग भी हमने सही लिख दी है, सपोर्ट भी हम दे रहे हैं किस रीजनिंग का क्यों कर रहे हैं हम, थिंकिंग भी क्लियर है लेकिन एक्सप्रेशन बेकार है, चाहे हिंदी में लिख रहे हैं चाहे अंग्रेजी में लिख रहे हैं, कह कुछ रहे सोच कुछ रहे। लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, if I want to say that I decide in favor of A, then जिस भी लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस करें it should convey the same meaning which the judge is thinking right. तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज कुछ भी है, the judgment should be expressed in very expressive language, जो भी कहें वही कन्वे हो। वो वाली प्रॉब्लम ना हो, पंक्चुएशन वाली, रोको मत जाने दो, इसका मतलब हुआ रोको, उसको जाने मत दो, और हमने कोमा लगा दिया गलत, रोको मत जाने दो, बिल्कुल उल्टा मीनिंग हो गया, वर्ड तो सेम है, पंक्चुएशन की गड़बड़ हो गई बस। रोको मत जाने दो, सेकंड सेंटेंस इज रोको मत जाने दो, उल्टी बात हो गई। तो हमारा क्लियर रीजनिंग, क्लियर थिंकिंग के साथ क्लियर एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं हो कि कोमा इधर की बजाय उधर लग जाए, या फुल स्टॉप भूल जाओ, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन गया कि हमें ही समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। जब गुड जजमेंट होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे लैंग्वेज यूज करनी है, हमें किस तरह से राइटिंग करनी है जजमेंट की, और किस तरह से हमें समझना है, किस तरह से एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आंसर में तो एक्सप्रेशन ही होएगा ना। सब कुछ बढ़िया बढ़िया सोच लिया पर एक्सप्रेशन इज बेकार, तो बेकार। तो एक्सप्रेशन बढ़िया होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज लिखो, हिंदी लैंग्वेज लिखो, मलयालम लिखो, कोई भी लिखो, बट एक्सप्रेशन शुड बी करेक्ट। पंक्चुएशन भी सही होनी चाहिए, ग्रामर भी सही होनी चाहिए, सब बात सही होनी चाहिए, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। तो क्लियरली एक्सप्रेस्ड जजमेंट, एक्सप्रेशन, फोर्थ वर्ड इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, क्लियर, सूटिंग टू दी रीजनिंग एंड जजमेंट। ओके, क्योंकि एक्सप्रेस करता है जजमेंट किस चीज को, इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके इंटरेस्ट को बताता है, किसके फेवर में है किसके नहीं, और एक्सपोजिशन ऑफ लीगल रीजनिंग को। तो ये दोनों चीजें का एक्सप्रेशन बढ़िया होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ऑल्सो, जो इंटरेस्ट है उसका सब्जेक्ट का, और एक्सप्रेशन ऑफ रीजनिंग। अब हम यहां तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये सही बोल रहा है,
और जजमेंट में हमने क्या दिया, बी विंस। इधर लिख रहे हैं कि ये ए लग रहा है कि सही बोल रहा है, रीजनिंग तो हो गई है, और डिसीजन क्या हो गया, बी विंस। तो पार्टीज क्या बोलेगी कि जज को क्या हुआ है, यहां तक तो सही चल रहा था लास्ट में क्या हुई भाई, लास्ट में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये प्री रिक्विजिट है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें ये सब चीजें याद रखनी है। जब आप आंसर लिख के लाओगे, हम इवेल्युएट करेंगे तो हम बताएंगे कि ये क्या किया, योर रीजनिंग इज गुड, योर सपोर्ट इज गुड, योर क्लियर थिंकिंग, बट व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन। यहां तक तो ए जीत रहा था 10 पैराग्राफ तक, 11वें में बी जीत गया, राइट। तो ये एक्सपोजिशन ऑफ लीगल रीजनिंग और हमारा ये एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट जो कि राइट को डिसाइड कर रहा है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमारा एक्सप्रेशन भी मैच करता हो, राइट। अब अगली इसकी रिक्विजिट है कि रीजंस गिवन बाय ए जज इन ए जजमेंट इंडिकेट्स हिज और हर माइंड। मैंने बताया जज ने ऐसा फैसला क्यों दिया है, रीजनिंग उस बात को एक्सप्रेस करता है, इसलिए वो उस जज की पर्सनैलिटी का एक पार्ट। आपने कभी कभी देखा होगा, बिकॉज सम ऑफ यू आर ऑल्सो प्रैक्टिशनर, बाहर में आकर बार वाले बोलते हैं इस जज की कभी समझ में नहीं आती, सब बढ़िया करता है, सब करता है, डिसीजन ही गड़बड़ होता है, या समझ में नहीं आता क्या कह रहा है। तो जज की पर्सनैलिटी, जज का माइंड रीजनिंग से पता चलता है, जुडिशियल माइंड। सब चीज़ें आपने बता दी, सब चीज़ें इस पार्टी ने बता दी, सब चीज़ें पढ़ ली गई, लॉ के हिसाब से देख लिया गया, फैक्ट्स भी ध्यान से देख लिए गए, अप्रिशिएट कर दिया गया फैक्ट्स को भी, लॉ को। लेकिन हमें देखना है कि जज का माइंड आखिर इधर क्यों गया, तो वो माइंड क्लियर रीजनिंग से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसीलिए उसकी जो अप्रोच है रीजनिंग की, वो जजमेंट से कैसे पता चलती है कि उसने ग्रास्प किया है कि नहीं किया है फैक्ट्स को। जो फैक्ट्स थे उनको सही ढंग से ग्रास्प किया है कि नहीं किया है, और लॉ इन्वॉल्व इन द केस, जो लॉ था उसके अंदर, उसको ठीक से समझा है कि नहीं समझा है। उसकी जजमेंट से पता चलेगा कि जज का जुडिशियल माइंड उधर क्यों गया, कैसे गया। तो उससे ये पता चलेगा जजमेंट देखकर कि उसने फैक्ट्स को ध्यान से ग्रास्प किया है कि नहीं किया है, लॉ को ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं किया है, और उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है लॉ पर। तो उस जजमेंट से उस जज की पर्सनैलिटी उसके माइंड को डिस्क्लोज करेगा कि इन्होंने फैक्ट्स ठीक से पढ़ लिए, लॉ को ठीक से समझ लिया, और उसकी लॉ पर डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है। इसी से जज की पर्सनैलिटी, जज की जजमेंट अप्रिशिएट होती है या क्रिटिसाइज होती है, राइट। इन शॉर्ट, अब ये शॉर्ट में क्या कहते हैं कंक्लूजन में, कि जजमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है द पर्सनैलिटी ऑफ द जज, एंड देयरफॉर it is necessary that it should be written with care and after mature reflection। ठीक, तो जजमेंट को केयर और मैच्योरिटी से लिखा है कि नहीं लिखा है, ये उस जज की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है जजमेंट, क्योंकि वहां उसको देखना है हमें रीजनिंग सही दी है, रीजनिंग के सपोर्ट में सही बात लिखी है, उसका माइंड क्लियर है, उसका एक्सप्रेशन क्लियर है, उसने फैक्ट्स को सही ढंग से ग्रास्प किया है कि नहीं किया है, उसने लॉ को सही अप्लाई किया है कि नहीं किया है, उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है। तो ये सारी चीजें अब देखिए, हम आज के लिए इतना ही करेंगे, और
अब हम जाते हैं, हमने आज जजमेंट के बारे में क्या क्या सीखा। ठीक है, व्हाट इज जजमेंट जान लिया हमने। ठीक है, हमने ये भी जान लिया कि जजमेंट रीजेंट प्रोनाउंसमेंट है। ठीक है, यानी रीजनिंग बहुत जरूरी चीज है। हमने ये जान लिया कि डिक्शनरी मीनिंग जो है वो जजमेंट को क्या कहता है, Final determination of right. कोर्ट्स की फाइनल डिटर्मिनेशन, फाइनल डिटर्मिनेशन। ठीक है, किनकी, राइट्स और ड्यूटीज की डिटर्मिनेशन जो कि पार्टीज की है इन अ केस। ठीक है, ये प्रोनाउंसमेंट वो हियरिंग के बाद करता है, बिफोर हिम। इंग्लिश लॉ के हिसाब से ये लॉर्ड्स जुडिशियल ओपिनियन है, राइट। लॉर्ड्स जुडिशियल ओपिनियन है। और जब कोई लॉ सूट डलता है फॉर एन एक्शन फॉर इंजरी ऑफ द राइट, फॉर एन एक्शन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ राइट और इंजरी टू द राइट, तो जजमेंट जो होती है वो उस राइट का डिटर्मिनेशन होता है कि वो राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, वो एलिगेशंस ट्रू है कि नहीं, और जो ये डिटर्मिनेशन है ये डिक्री या ऑर्डर की फॉर्म में होता है जिसमें कि अपील लाई करती है। यानी जजमेंट वो है जिसमें फाइनल डिटर्मिनेशन हो गया और अपील लाई कर रही है। फिर हमने देखा कि प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है जजमेंट की। ठीक है, जब हमें हमें पता चल गई जजमेंट क्या चीज है, प्री रिक्विजिट्स जजमेंट की क्या क्या है, रीजंस, क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ रीजंस, सपोर्ट टू दी रीजंस। हमने ऐसा क्यों सोचा, क्यों ऐसी रीजनिंग की, उसके बाद क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। सब चीज समझ ली, रीजनिंग भी समझ में आ गई, तो हमारी थिंकिंग क्लियर हो उस पर। उसके बाद क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी अंग्रेजी या हिंदी हमने जो भी कुछ लिखी, हमने सब कुछ समझ भी सही लिया, रीजनिंग भी पता चल गई, लेकिन हमने जो एक्सप्रेस किया जजमेंट में वो गड़बड़ था। तो एक तरह से ये जो जजमेंट होती है ये जज की पर्सनैलिटी बताती है। और क्या बताती है, उसने फैक्ट्स को ग्रास्प किया है कि नहीं, ग्रास्पिंग ऑफ फैक्ट्स, लॉ इन्वॉल्व को समझाए कि नहीं, है ना। और उसकी केयर मैच्योरिटी बाद में देखेंगे। उसके बाद उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ है कि नहीं। तो उसकी जजमेंट लिखी होनी चाहिए, इट शुड बी रिटन विद केयर एंड मैच्योरिटी।
ताकि वो इन सब चीज़ों को अकोमोडेट कर सके। तो जजमेंट के बारे में जान लेने के बाद, जजमेंट की शक्ल के बारे में जान लेने के बाद, ये जान लेने के बाद कि जजमेंट की प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे कि सुंदर जजमेंट कैसे लिखी जाती है, अच्छी जजमेंट क्या होती है, और हमारे को अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम अब कल मिलेंगे जजमेंट की सीरीज में सेकंड लेक्चर के साथ।